अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बुक्स नहीं लाते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक अ, ये अपना जो लेक्चर है वो पहुंचा दूँ। तो 10th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है, प्रॉब्लम टेक्निक्स, और उसको शॉर्टली मैं आप लोगों को यहाँ पे हर जो वो है इसका पार्ट है वो आप लोगों को समझाऊंगी क्योंकि आप लोगों का एज ए सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट आप लोगों का ये जो है लिटरेसी है। तो जो प्रॉब्लम टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम असल में होता क्या है। प्रॉब्लम जैसे आप लोगों को मालूम है, ये कोई रुकावट या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी या ऐसा चैलेंज जो आपके सामने आता है, तो हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं और हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर के उससे देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास फर्क हो, अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अभी हमारा सिस्टम है उसमें, और जो हम चाहते हैं उस सिस्टम में, जब हमारे पास डिफरेंस हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी भी हो सकती है और ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि आप कहें कि भाई इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और इसको मज़ीद बेहतर, इस सिस्टम को हम कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं। अब प्रॉब्लम जब हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करने की बात करते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इसको, हम कहते हैं कि इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम सोचते हैं ये कि अब इसको हमने, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या करे। और फिर दूसरी चीज़ कि हम उसको कैसे, किस ज़रिए से बताएंगे कि वो हमारे लिए ये काम इस तरह करे। तो ये दो चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जैक्टली ये कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए हमारे लिए, और दूसरा ये कि कौन सा ऐसा जरिया, ऐसा टूल होगा जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बताएंगे कि मेरे लिए ये काम करो। तो ये दो चीज़ें हम लोग प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के बारे में हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर एनालाइज करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को एनालाइज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जब भी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि आपसे कोई कहता है कि आप कैलकुलेटर, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि कैलकुलेटर की तरह काम करे। जब आप लोग कल उसको देखेंगे, सोचेंगे कैलकुलेटर के बारे में कि भाई कैलकुलेटर क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये चीज़ आती है आपके जहन में। फिर आप देखते हैं कि उसमें आपके पास बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट, और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसमें। अब ये हम देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो बहुत से छोटे छोटे प्रॉब्लम से मिलकर बना है, बहुत से छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनता है हमारे पास। तो हम पहले उसको, हम क्या कर लेते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं उन छोटे हिस्सों में, और फिर उसको सॉल्व करते हैं ताकि वो मैनेजेबल फॉर्म में। आप एक साथ तो ये सारा कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं पहले हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई हम इसको, पहले उसका एक हिस्सा सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरीके से फिर इन सब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हमारे पास एक पूरा सिस्टम बन जाता है। तो इसमें तो एनालिसिस क्या होता है कि जब आप ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, तो प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो इस तरीके से, छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, कि मतलब आप उसको सॉल्व करें तो पहले छोटे प्रॉब्लम, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम कम्प्लेक्स को आप एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इनपुट्स इस सिस्टम को क्या होंगी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आउटपुट्स क्या होंगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
इस प्रॉब्लम का पूरा जो सॉल्यूशन है उसका, तो वो सारा हम इसमें मालूम कर लेते हैं इस पेज में। फिर क्या है, प्लान करते हैं हम सॉल्यूशन। अब जब भी आप लोग, पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास कई प्रोपोज सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत से सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं। फिर उन सॉल्यूशंस में से आप लोगों ने कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अब उस सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कि उस पर कम खर्चा आएगा हमारा, कौन, और जितना कम टाइम लगेगा एफिशिएंटली वो जो है बनेगा। दूसरा, तीसरे क्या है कि वो स्पीड से, कितने स्पीड से काम करेगा। और फिर जो है कम्प्लेक्सिटी हम उसकी चेक करते हैं कि सबसे लेस कम्प्लेक्स हो। तो ये जो चार चीज़ें हैं, हम जहन में रखते हुए फिर एक सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं उन सारे सोल्यूशंस में से, ठीक है। फिर जो है उसके बाद हमारे पास क्या है, वो टूल जिसके ज़रिए आप लोग जो है उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट या उस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन लिखते हैं। तो जब आप सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं। एंड एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जब आप सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उस कहते हैं कि पहला स्टेप इस सोल्यूशन का होगा कि पहले हमें ये काम करना होगा, फिर इसके बाद ये करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने, क्या है, आप लोगों के पास प्रॉब्लम है और वो क्या है कि सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। आप पहले सोचते हैं सर्कल क्या है, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब जब आप देखते हैं तो आपके पास आता है उसका एरिया का फार्मूला, जो कि है पाई आर स्क्वायर। अब आप देखते हैं उसमें पाई क्या चीज़ है, ठीक है, आर क्या है। तो पाई की वैल्यू आप लोग को पता है कांस्टेंट है, तो आप पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। फिर आप आर के लिए वैल्यू दे देते हैं, यानी दो इनपुट्स के ज़रिए हम, आप ये दो इनपुट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं। तो यानी ये स्टेप वाइज वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं इसके। पहले आपको पाई और आर की वैल्यू मालूम होगी, फिर उसके बाद आप फार्मूले में पुट करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास एरिया आएगा, फिर आप एरिया को डिस्प्ले करेंगे। तो इसको अब जब हम ये स्टेप्स लिख लेते हैं अपनी जुबान में, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम है। एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू आउटपुट। यानी इनपुट आपके पास क्या था, पाई और आर, यानी रेडियस और पाई की वैल्यू। जब आपने फार्मूले में उसको पुट किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसने ट्रांसफॉर्म किया जो इनपुट था यानी पाई और आर, उसको आउटपुट यानी जो है एरिया है उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये एक, हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है ये एक टूल है जो कि कंप्यूटेशनल जो वो है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रॉब्लम है टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आपसे कोई कहता है कि भाई कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि सम और एवरेज फाइंड करता है 5 नंबर्स का। तो सबसे पहले आप देखते हैं सम क्या है, एवरेज क्या है, इनके फार्मूले क्या हैं। तो फिर आप एल्गोरिथम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं कि आपको 5 नंबर्स की ज़रूरत होगी। तो 5 नंबर्स के लिए आपको 5 वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, 5 वेरिएबल्स N1 टू N5। हम लोगों ने 5 वेरिएबल्स लिए और उनको हमने वैल्यूज़ देनी है। फिर सम, जो टोटल है उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया सम के नाम से। फिर हमने एवरेज को जो है स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल डिफाइन किया एवीजी के नाम से।
अब जो है यहाँ पे हम कंप्यूटेशनल स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, इनपुट। ठीक है, रीड जो है ये लफ्ज़ हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो 5 नंबर्स पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि बताओ कि कौन से 5 नंबर्स हैं जिनका मुझे इस प्रोग्राम ने सम और एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनपुट होगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी। तो इनपुट हम लोग ले लेते हैं 5 नंबर्स की। फिर जो है 5 नंबर जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए सम फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अप टू प्लस n5। इनको हम ऐड कर लेते हैं। जो ऐड हो जाएगा तो उसकी रिजल्ट जो है उसका वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम सम फाइंड कर लेते हैं फिर एवरेज फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। एवरेज क्या है कि सम डिवाइडेड बाय 5। चूंकि हमारे पास 5 नंबर हैं तो एवरेज क्या होगा कि इन 5 नंबरों का सम टोटल और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर 6 नंबर होंगे तो उन 6 नंबरों का सम और डिवाइडेड बाय 6। तो जब ये हमारे पास पहले इनपुट हो गया, इनपुट के बाद इन पे हमने प्रोसेसिंग कर ली। ये 2 स्टेप्स प्रोसेसिंग के हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट लिख लेते हैं। क्योंकि प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, तो वो स्क्रीन पे हमें नज़र नहीं आती कि क्या हुआ है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है। तो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, राइट। और इनपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, रीड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है, यानी हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सम फाइंड कर दिया और एवरेज फाइंड कर लिया 5 नंबर का, और फिर हमने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमने फाइंड करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू आउट ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास कौन सी हैं। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम है तो उसमें हमें क्या होगा, हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें हम 3 वैल्यूज़ डालेंगे। फिर क्या होगा उसमें, जब वो तीनों वैल्यूज़ डाल देंगे फिर उनमें से जो लार्जेस्ट होंगे वो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल में डाल देंगे। जो इसमें से लार्जेस्ट होगा वो वैल्यू हम इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे। अब कंप्यूटेशनल स्टेप्स, अब स्टेप्स देखते हैं इस एल्गोरिथम के। सबसे पहले इनपुट ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, तभी हम लोग जो है इसका इस पे प्रोसेसिंग कर सकेंगे, इसमें से ग्रेटेस्ट फाइंड कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक डिसीजन स्ट्रक्चर है आपके पास जिसमें हम लोग, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, यानी अगर अगर हमारे पास n1 जो है, जो पहला नंबर है, वो दूसरे और तीसरे दोनों नंबर से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि लार्ज नंबर जो है, लार्जर नंबर जो है वो आपके पास n1 है। एल्स, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इनमें से ये किसी एक से भी छोटा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी। एल्स इफ n2 is greater than n1 and n2 is greater than n3, यहाँ पे n3 है, असल में गलती से ये n1 लिखा हुआ है। तो अगर n2 हमारे पास n1 से ग्रेटर है और n3 से भी ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा, तो ये अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसका मतलब है फिर क्या है, लार्जर नंबर हमारे पास क्या है, n2 है। लेकिन अगर ये भी नहीं है, यानी n2 इनमें से किसी एक से छोटा है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि असल में बड़ा नंबर कौन सा है, n3 है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब n1 भी ग्रेटर नहीं है, n2 भी ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है n3 ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, लार्ज इज इक्वल टू n3 कर दिया। यहाँ पे एफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, आउटपुट राइट लार्ज, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, लार्ज की वैल्यू डिस्प्ले करने की। ठीक है, तो ये भी वही है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आउटपुट, और फिर क्या है, एग्जिट। अब प्रॉब्लम 3 है।
टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर। ठीक है, कि एक नंबर, दो नंबर्स हमसे रीड करेगा, एक जहाँ से स्टार्ट करना है और एक जहाँ पे एंड करना है, और उनके बीच में जितने भी आपके पास आठ नंबर्स हैं उन सबको ये प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? स्टार्टिंग नंबर और जहाँ पे एंड करेगा, एंडिंग नंबर। ठीक है, तो ये दो नंबर्स की हमें ज़रूरत होगी। रीड, उसी तरीके से आपने पहले इनपुट लिया, नंबर वन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और एन, ये दो वेरिएबल्स हैं। एन हमने लिया है, आप कोई सा भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, ये आपके लिए कोई वो नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नम और एन लिया हुआ है। अब यहाँ पे रिपीट स्टेटमेंट यूज हो रही है। रिपीट जो है हम लोग लूपिंग के लिए यूज करते हैं। लूप क्या होती है? जब एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है ना कि हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको बार बार एग्जीक्यूट करें। जैसे आप लोगों के 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है आप लोगों ने डीएमसी बनानी है, तो उनका टोटल, पहले आप उनके मार्क्स रीड करेंगे, फिर उनका टोटल करेंगे, फिर एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड, पोजीशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा दूसरे स्टूडेंट के स्टार्ट करेंगे और उसके लिए यही स्टेप्स होंगे। उसके मार्क्स रीड करेंगे, टोटल और एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड, और इसी तरीके से। तो वो स्टेप्स आपको, 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 बार आपको वो स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होंगे। तो इसके लिए हम बार बार तो वो स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, उससे प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता है। तो बेहतर यही है कि वो एक बार लिखें और लूप के स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको लिख लें, तो वो स्ट्रक्चर उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को चूंकि नंबर्स चाहिए, ऑड नंबर्स, एक जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह पे हम एंड कर रहे हैं, तो ये बीच में बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि रिपीट स्टेप 3 और 4, ये दोनों स्टेप्स बार बार रिपीट करते जाओ, उस वक्त तक रिपीट करते जाओ जब तक कि हमारा ये नंबर जो है ये क्या ना हो जाए, एन यानी लास्ट लिमिट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो अब 3 और 4 स्टेप्स क्या हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग नंबर है हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसके साथ 2 प्लस कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि हर ऑड नंबर पिछले ऑड नंबर से 2 के डिफरेंस से होता है। यानी अगर 5 में आप 2 प्लस करें तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11। तो इस तरीके से हमारे पास आते जाएंगे। तो ये जो है हमने नम में 2 प्लस किया, फिर यहाँ पे चेक किया क्या नम लेस देन एन है। तो अगर अभी भी ये कम है लास्ट लिमिट से, तो फिर ये इस नम को राइट करेगा, फिर इसमें प्लस करेगा 2, और इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा जब तक कि लास्ट लिमिट नहीं आ जाती। और फिर क्या है, आपके पास एग्जिट हो जाता है। अब दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यह कंप्यूटेशनल स्टेप्स के लिखने का, यानी अलगोरिथम को डायग्रामेटिकली शो करने का। ठीक है, तो वो क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। वो आपने वर्ड्स में लिखा था और ये डायग्राम के थ्रू, बस इतना डिफरेंस है इसमें। अब डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें से जो काम भी होते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, फ्लो, डिसीजन, और ये सारी चीज़ें, जो उनके लिए अपने सैम्बल्स यूज होते हैं। तो पहला सैम्बल, यानी इसमें बहुत से सैम्बल्स हैं लेकिन ये बेसिक जो है वो यहाँ पे हम लोग जहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास ये ओवल शेप का है, तो ये क्या होता है? ये स्टार्ट और एंड, यानी कहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट होता है और कहाँ एल्गोरिथम एल्गोरिथम एंड होता है, वहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं। एरो जो है ये फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा, तो वो फ्लो को शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये जो सिंबल है, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है।
ये सैम्बल जो है आपके पास प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप सम फाइंड कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग इसमें होती है। ठीक है। और ये जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इफ स्टेटमेंट या लूप के लिए भी हम कंडीशन लगाते हैं। तो उसके लिए चूंकि डिसीजन लेना होता है कि अगर ग्रेटर है या लेस है तो ऐसा करो और ऐसा करो। ठीक है। तो चलिए अब ये इसकी एक 3 एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है ये फ्लो चार्ट क्या इसमें क्या है कि ये 5 नंबर आपने लिए, लेकिन स्टार्ट हुआ ये फ्लो है कि इसके बाद क्या होगा। 5 नंबर ये रीड करेगा। रीड करने के लिए देखें इनपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। तो 5 नंबर ये यूजर से लेगा कि कौन से 5 नंबर्स हैं जिनका मुझे टोटल और एवरेज फाइंड करना है। वो लेने के बाद फिर क्या करेगा, टोटल फाइंड करेगा उनका। वो लेने के बाद भी देखें प्रोसेसिंग के जो है सैम्बल जो है ये वाला है। कलर ज़रूरी नहीं है इसके, लेकिन सैम्बल जो है ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब टोटल फाइंड हो गया तो फिर एवरेज, तो ये भी एक प्रोसेस है, इस वजह से इसको भी इस शेप में लिखा हुआ है। और फिर इसको एवरेज को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, यानी आउटपुट इसका देंगे। तो वो भी देखें इनपुट और आउटपुट के लिए एक जैसे सिंबल, और स्टार्ट और एंड के लिए एक जैसे सिंबल। तो ये क्या करेगा, 5 नंबर रीड करेगा, टोटल फाइंड करेगा, एवरेज फाइंड करेगा और डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स स्टार्ट होगा, 3 नंबर्स रीड करेगा। अगर पहला नंबर दूसरे और तीसरे से बड़ा है, यस, ये डिसीजन के लिए देखें यूज हो रहा है। अगर यस तो क्या करेगा, इसका मतलब है पहला नंबर बड़ा है तो वो प्रिंट कर लेगा। और अगर नहीं, इस ये कंडीशन फॉल्स है, इसमें से ये किसी एक से भी छोटा है, तो फिर 9 के केस में दूसरा डिसीजन दूसरे पे आएगा कि इफ जो सेकंड नंबर है क्या वो जो है वो पहले और दूसरे नंबर से बड़ा है। अगर वो बड़ा है, यस, तो उसको प्रिंट करेगा कि ये दूसरा नंबर बड़ा है। अगर नहीं है तो 9 के केस में ये फ्लो जो है ये नीचे आएगा। देखें ये फ्लो फिर जो है ये आपको शो करती है। तो ये फिर आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा कि तीसरा नंबर असल में बड़ा है, क्योंकि जब ये दो नहीं है तो इसका मतलब है ये तीसरा ही बड़ा है, और एंड हो जाएगा। ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है ये आप लोगों के उसका है जहाँ पे लूप हमने यूज़ की थी, यानी ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला ये 1 to 99 आपके पास ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा। तो 1 पहले ये स्टार्ट होगा। इनपुट क्या है, k इज इक्वल टू 1। इनिशियल जो वो है वो आपके पास 1 है। फिर 1 को प्रिंट करेगा। फिर इसमें क्या करेगा, k+2 करेगा, यानी 1+2 तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। k की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3। अब ये जो है चेक करेगा कि क्या ये k जो है ये 100 से लेस है, तो यस, ये लेस है। ठीक है ना, 3 अभी लेस है 100 से। तो यस के केस में ये वापस जाएगा यहाँ पे और k को प्रिंट करेगा, 3 को। फिर नीचे आएगा, फिर 3 में फिर +2 करेगा। अब k की वैल्यू 3 है ना, तो 3 में +2 करेगा और इस k को असाइन कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5। फिर चेक करेगा क्या 500 से लेस है, यस, तो दोबारा जाएगा और इसी तरीके से ये 8 नंबर्स 99 तक प्रिंट करेगा। 99 पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, k इज इक्वल टू k+2। तो 99+2 आपके पास 101 हो जाएगा। तो इज k लेस देन 100, नो। अब जो है वो 101 हो गया, वो 100 से छोटा नहीं है। तो 9 के केस में ये वापस नहीं जाएगा, बल्कि ये देखें 9 तो ये नीचे आएगा और स्टॉप कर जाएगा। 1 to 99 प्रिंट कर देगा ऑड नंबर्स और फिर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, बस इतना ही।